हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने कम्युनिटी के बारे में बात की थी, सक्सेशन पढ़ा। सक्सेशन इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी बार सक्सेशन के बारे में पूछा जाता है। सक्सेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, या फिर लिथोस्फीयर के बारे में बताओ या हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताओ। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखो। एक आप क्लास जो है वो पूरी नहीं ले रहे हो, कंप्लीट क्लास नहीं ले रहे हो, तो वो क्लासें भी आप कंटिन्यू कंप्लीट करते रहो। ठीक है, संडे को अपन या जब भी टाइम मिलेगा संडे तक अपन गूगल मीट से मीटिंग करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। संडे को अपन कोशिश करेंगे कि गूगल मीट पे एक मीटिंग करें, सभी के साथ मीटिंग करें। तो आप भी मीटिंग में हिस्सा लेना, सभी को करना। तो लास्ट में हमने कम्युनिटी को कंप्लीट किया। कम्युनिटी के बाद में अपन देखेंगे आज इकोसिस्टम। आज किसके बारे में अपन बात करेंगे? इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम के अंदर बात क्या की हमने? सबसे पहली क्लास में इकोसिस्टम के बारे में क्या देखा कि एक ऐसा एरिया है जहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट हैं। उन स्पीशीज के अंदर आपस में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, उसकी स्टडी अपन किस में करते हैं? इकोसिस्टम में। कम्युनिटी के अंदर क्या था कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट थी, लेकिन उनमें आपस में इंटरेक्शंस की स्टडी अपन नहीं कर रहे थे कि किस टाइप से वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं, कम कर रही हैं, इनिबिट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ग्रोथ करवा रही हैं। इन सब किसी भी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी नहीं की थी, लेकिन आपस में इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी अपन इकोसिस्टम में करेंगे। क्योंकि इकोलॉजी कहती है क्या कि एनवायरनमेंट में कहीं भी ऐसी पॉसिबल नहीं है कि दो स्पीशीज साथ में रह रही हो और वो एक दूसरे को इफेक्ट ना कर रही हो सकता है कि वो पॉजिटिवली इफेक्ट करें या फिर हो सकता है कि वो नेगेटिव फॉर्म में इफेक्ट करें, लेकिन वो इफेक्ट तो जरूर करती हैं। तो वो किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं, उसकी स्टडी अपन किस में करेंगे? इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम नाम जो है वो टेंस लेने दिया। इकोसिस्टम नाम जो है किसने दिया? टेंसले। एजी टेंसले इसको बोलते हैं या फिर टेंसले। टेंसले ने इकोसिस्टम नाम दिया। और क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर? द बायोटिक एंड एबायोटिक फॉर्म के अंदर इंटरेक्शन। अब बायोटिक एंड एबायोटिक का क्या मतलब हो गया? एक तो होता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब हो गया टेम्परेचर हो गया, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो बात हो गई। टेम्परेचर हो गया। एयर कैसे इफेक्ट कर रही है, वहाँ का रेनफॉल क्या है, यानी बारिश कितनी होती है, या फिर वहाँ की सोइल की क्वालिटी क्या है। तो मोस्टली ये सब चीजें हैं, क्वालिटी। तो इन सब चीजों से क्या बोल देंगे? एबायोटिक फॉर्म। तो एक इंडिविजुअल है, और बायोटिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपन क्या बोल देंगे? बायोटिक फॉर्म बोल देंगे। अब एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, वो नेचर में इकोसिस्टम के अंदर कैसे इफेक्ट हो सकता है कि उसको टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा हो सकता है कि उसको एयर इफेक्ट कर रही हो, रेनफॉल इफेक्ट कर रही हो, या सोइल की क्वालिटी। अगर सोइल की क्वालिटी है तो वो पौधा है, अगर तो पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और अगर सोइल की क्वालिटी खराब है तो वो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। या फिर वो किससे इफेक्ट हो सकता है? बायोटिक फॉर्म में, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म उससे इफेक्ट हो सकता है, प्लांट से इफेक्ट हो सकता है, कार्निवोरस से हो सकता है, ओमनिवोरस से, किसी से भी वो इफेक्ट हो सकता है। तो या तो वो बायोटिक फॉर्म से इंटरेक्ट करेगा तो उनसे इफेक्ट होगा, या फिर वो एबायोटिक फॉर्म में इफेक्ट होगा। दोनों ही चीजें इक्वली इफेक्ट करती हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। नेचर के अंदर ये सब चीजें इक्वली इफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर रहने लायक नहीं है,
बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत कम, यानी एनिमल्स है या लाइफ है आपको बहुत कम दिखाई देती है। तो इसका मतलब जितने बायोटिक फॉर्म इफेक्ट करती हैं उतनी एबायोटिक फॉर्म इफेक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर अपन यही देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को बायोटिक फॉर्म और एबायोटिक फॉर्म है वो कैसे इफेक्ट करती हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए पहले बात, सबसे पहले स्टडी किसकी करते हैं, ट्रॉफिक लेवल की। स्टडी इकोसिस्टम की करने से पहले अपने को क्या जानना है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, आप नीचे से पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को रखा जाता है, उसके बाद में हर्बीवोरस को रखा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, इन सब का नाम क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। लेकिन ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन आप क्या दोगे कि ये ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखोगे कि इकोसिस्टम के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। फिर से बता रहा हूँ, इकोसिस्टम के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। जो प्रोड्यूसर होगा यानी कि खुद भोजन बनाएगा उसको लोअर, सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाएगा, और जो टॉप कॉर्निवोरस होगा, कार्निवोरस होगा यानी कि मांसाहारी, सबसे बड़ा मांसाहारी, उसको हायर ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, arrangement of an organism on the basis of their feeding relationship in the ecosystem। इसको ही आप क्या कहोगे, ट्रॉफिक लेवल कहोगे। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का उसकी फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पर अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा, ट्रॉफिक लेवल पे कहलाएगा। सबसे लो ट्रॉफिक लेवल पे कौन रहेंगे, यानी कि सबसे नीचे कौन रहेगा, लोअर ट्रॉफिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन रहेगा, प्रोड्यूसर्स रहेंगे। सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पर कौन रहेगा, प्रोड्यूसर्स। एंड हायर ट्रॉफिक लेवल पर कौन रहेंगे, टॉप कार्निवोरस। मांसाहारी जो हैं वो हाई ट्रॉफिक लेवल पर रहेंगे। तो इस प्रकार से लोअर ट्रॉफिक लेवल एंड हाई ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे। अब बीच में वो रहेंगे जो बीच में रहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं अपन, बात की इसके बारे में करेंगे डिटेल से। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या है, प्लांट्स हैं, यानी कि वो क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है, या जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं, जो या तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, लाइट से लेंगे, यानी कि उसको एबायोटिक फॉर्म ही इफेक्ट कर रही है। या फिर जो कीमो ऑटोट्रोप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप भी बोलते हैं। ऑटोट्रोप का क्या मतलब हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप। जो अपना भोजन क्या बनाएगा स्वयं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप है। अब अगर लाइट से बना रहा है
कोई भोजन लाइट से बना रहा है तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। ऑटोट्रोफ दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइट से भोजन बना रहा है, अपने आप भोजन बना रहा है, उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ। एंड कुछ ऑर्गेन ऐसे होते हैं जो केमिकल से अपने आप भोजन बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ। कीमो ऑटोट्रोफ। तो इस प्रकार से ऑटोट्रोफ जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, और ऑटोट्रोफ को फर्स्ट ट्रोफिक लेवल पर रखा जाता है। बात करेंगे सेकंड ट्रोफिक लेवल की। सेकंड ट्रोफिक लेवल तो जो ऑटोट्रोफ को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो सेकंड ऑटोट्रोफ हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, वो तो बात अलग है, लेकिन कंज्यूमर, और कंज्यूमर के अंदर वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो इंसेक्ट का। वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, इंसेक्ट का, या कुछ हर्बीवोरस। ये सब क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। यानी कि फर्स्ट ट्रोफिक लेवल पर एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में डिपेंड करेंगे, वो क्या है, कंज्यूमर है। उसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे इसको, हर्बीवोर्स वगैरह इन सबको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। अब बात करेंगे थर्ड ट्रोफिक लेवल की। थर्ड ट्रोफिक लेवल, थर्ड ट्रोफिक लेवल के अंदर रखे जाते हैं टॉप कार्निवोरस या कार्निवोरस, और जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस। जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं, ये हर्बीवोरस नहीं होते, यानी घास खा करके जिंदा नहीं रहते हैं, पेड़ पौधों नहीं खाते हैं। किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यानी सेकेंड ट्रोफिक लेवल वाले एनिमल्स को ये खाते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। यानी किस्टोन स्पीसीज जो होती है वो थर्ड ट्रोपिक लेवल पे ही होती है, फर्स्ट ट्रोपिक लेवल पर किस्टोन स्पीसीज नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इस प्रकार से एक बीच की चीज और आती है जिसको अपन ओमनिवोरस बोलते हैं, या हिंदी में उसको क्या बोलते थे, सर्वाहारी, ओमनिवोरस। ये हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस, यानी कि मौका मिलते ही घास खा लेंगे और मौका मिलते ही क्या कर लेंगे, मांस भी खा लेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमंस है, वो सबसे बढ़िया है। ये क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। यानी कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे अपन, ओमनिवोरस। इसके अलावा सबसे टॉप में लेवल पे क्या मिलेंगे आपको, एक होता है डीकम्पोजर। एक क्या होता है, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करेगा, ये भोजन क्या करेगा, एज ए डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड मटेरियल काम में लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। और ये इसको क्या मिला देंगे, मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डीकम्पोजर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से डेड ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक से किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं और ये फिर से क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक, और ये फिर से क्या हो जाते हैं, रिसाइकल। तो इसका मतलब जो डिकम्पोजर हैं वो भी इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि ये रिसाइकलिंग करते हैं मटेरियल्स की, जिसकी वजह से फूड की या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आती नेचर के अंदर। नेचर में कमी क्यों नहीं आती, क्योंकि जो भी बिना काम की चीज़ें पड़ी है इसको डिकम्पोजर कर देंगे, और डिकम्पोज करने के बाद में ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरे एनिमल्स के काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की, जो इकोसिस्टम का बेसिक है। ट्रॉफिक लेवल का आपको सबको ध्यान रखना होता है, आप सबका ये चीज़ें सुनी हुई थी, मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट बात है इकोसिस्टम के अंदर, वो आती है फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन, फूड चेन क्या बोलेंगे, फूड चेन किसको बोलेंगे, एक एनिमल्स किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ग्रास को कौन खा रहा है, किस प्रकार से खा रहे हैं, इसको फूड चेन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, क्या बोलेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ईटन एंड ईटिंग, यानी कि खाने वाले और खिलाने वाले के बीच को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप शो करो तो उसको क्या बोलेंगे, फूड चेन। जैसे इट इज द, अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो वो डेफिनेशन कैसे दोगे, इट इज द graphical representation of the of फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है कि आप खाना किस प्रकार से खा रहे हो। फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, between organism, their relation, of eating and being eaten, यानी खाने वाला और खिलाने वाला, उसका फीडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, फूड चेन। अब फूड चेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्राइटस फूड चेन। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि फूड चेन को आप कैसे डिनोट कर दोगे, कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट को कोई रैबिट या खरगोश खा रहा है, रैबिट को क्या खा रही है, कोई फॉक्स खा रहा है, और फॉक्स को क्या खा रहा है, कोई शेर खा रहा है। तो ये क्या है, सीक्वेंस वाइज हमने बताया है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, यानी कि फॉक्स कभी भी प्लांट को नहीं खाएगी, फॉक्स कभी भी प्लांट को नहीं खाएगी, लोइन कभी भी प्लांट को नहीं खाएगा। ये एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती हैं, यानी कि ये एक दूसरे को खा सकते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फूड चेन। तो जो फूड चेन ग्रास से चलती है, यानी कि एक जंगल से स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। एक तो क्या होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, इसको बोलते हैं, यानी कि जो प्लांट से स्टार्ट होती है इसको बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। इसके अलावा दूसरी और फूड चेन होती है जिसको अपन बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन। दूसरी फूड चेन को आप क्या बोलोगे, डेट्राइटस फूड चेन, जो कि स्टार्ट कहाँ से होगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से।
ये स्टार्ट कहाँ से होगी? डेड, मृत जीवाणु से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होने वाली फूड चेन को क्या बोलेंगे? डेट्राइटस फूड चेन। जैसे कि ये डेड लिप्स हैं, पत्तियां, उसको कुछ बग्स खा रहे हैं और इन बग्स को क्या खा रही हैं? कुछ बर्ड्स, ये सब खा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? डेड फूड चेन या डेट्राइटस फूड चेन इसको बोला जाता है। अब देखिए, ये तो हमने फूड चेन के बारे में एक सीक्वेंस बनाई, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस है वो प्रॉपर ऐसे ही चलती है नेचर में? ये सीक्वेंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलती। लोयन को मौका पड़ा तो ये फॉक्स को भी खा गया, और लोयन को मौका पड़ा तो ये क्या खा गया? खरगोश को भी खा गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। ये सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर ऐसे ही काम नहीं कर सकती। लोयन का अगर मौका पड़ेगा तो वो इस बर्ड्स को भी खा जाएगा, ठीक है। लोयन का मौका पड़ा तो ये बर्ड्स को भी खा जाएगा। यानी कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे को खाती रहती हैं। क्या है? बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे को खाती रहती है। तो इसका मतलब फूड चेन है वो कभी भी चेन के फॉर्म में नहीं काम करती, कभी भी ये ऐसे सीधी स्ट्रेट चेन के फॉर्म में काम नहीं करती। ये एक कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ये एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेशनशिप होती जाती है। वो उसको खा रहा है और एक चीज को बहुत सारी खा सकती है। रेबिट को फॉक्स भी खा सकता है, रेबिट को लोयन भी खा सकता है, और भी जितने मांसाहारी प्राणी है जैसे डॉग्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो रहते हैं, लेकिन ये एक चेन के फॉर्म में नहीं चलती। जिसका किसी भी प्रकार से मौका पड़ा वो उसी ऑर्गेनिज्म को खा लेगा। अगर कोई स्पेसिफिक फूड खाएगा तो वो नेचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जितने भी एनिमल्स का स्पेसिफिक फूड है उसके अलावा वो खा ही नहीं रहे हैं। जैसे डोडो था, डोडो नाम का पक्षी था, वो एक स्पेसिफिक बीज था, उसका सीड था। तो वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो उस प्लांट के साथ में वो डोडो भी एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि उसका फूड स्पेसिफिक था। अगर आप स्पेसिफिक फूड खाओगे तो आपके अंदर नेचर के अंदर आपका सर्वाइव करने में मुश्किल है। नेचर के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल है, और आप जो मिला वो खाया तो इसका मतलब आप आसानी से नेचर के अंदर क्या कर सकते हो? सर्वाइव कर सकते हो। आप आसानी से नेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। उसका क्या इलाज है कि आपको जो भी मिल रहा है खाने को वही आप खाने लग गए, तो इसका मतलब आपका सर्वाइवलशिप है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फूड चेन है वो कभी भी लीनियर फॉर्म में काम नहीं करती, यानी स्ट्रेट फॉर्म में या सीधी काम नहीं करती। ये आपस में उलझी हुई रहती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और जब फूड चेन आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो हम उसको फूड चेन नहीं बोल के क्या बोल देंगे? फूड वेब। उसको अपन फूड चेन नहीं बोल के क्या बोलने लग जाएंगे? फूड वेव। तो देखते हैं फूड वेव क्या होती है। फूड वेव का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी फूड चेन है वो आपस में जब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो वह फूड वेब बना लेती हैं। सीधी सीधी बात क्या है कि बहुत सारी फूड चेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के फलस्वरूप आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन एनिमल किसको स्पेसिफिकली ही खा रहा है। यानी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं होती, इंटरलेट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? फूड वेव बोलेंगे। उसको अपन फूड वेव बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल से दूं कि कुछ ट्रीज हैं, ये कुछ ट्रीज हैं, इन ट्री को खा कौन रहा है? रेबिट खा रहा है। इन ट्री को रेबिट खा रहा है, और यहाँ पर कुछ बर्ड्स, ये बात होगी। दूसरा आप एग्जांपल लो ग्रास का। ग्रास को कौन खा रहा है? माउस भी खा सकता है, टोड भी खा सकता है, ठीक है। और इनको कौन खा सकते हैं? स्नेक खा सकते हैं, ठीक है। और स्नेक को हॉग खा रहा है। स्नेक को क्या खाएगा? हॉग। या कुछ हर्ब्स हैं, यानी कि ग्रास से थोड़े से बड़े प्लांट को अपन क्या बोल देंगे? हर्ब्स बोल देंगे। हर्ब्स को खा रहा है ग्रास होपर, टिड्डा। काफी सुना है आपने।
और नहीं सुना तो अब की बार तो आपने काफ़ी ज़्यादा ही सुना होगा। इसको कौन खा रहा है? फ्रॉग खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। तो ये सब क्या है? फूड चेन। तो क्या ये चीज़ें सही है? नहीं। ग्रास को कौन खा सकता है? खरगोश को पेड़ की पत्तियां मिली, ठीक है। नहीं मिली तो ये क्या खा जाएगा? ग्रास को ही खा जाएगा, ठीक है। रेबिट या फिर ग्रास पर कौन डिपेंड रह जाएंगी? बर्ड्स भी इसके ऊपर डिपेंड रह सकती हैं, ठीक है। या फिर ट्रीज को या पत्ते अगर मिले माउस या टोड को तो वो इसको भी खा सकते हैं। इनको हर्ब्स के कुछ पार्ट्स मिले तो वो उसको भी खा सकते हैं, ओके। और ये इसको भी खा सकेंगे। ग्रास होपर अगर स्नेक को मिले तो ये स्नेक ग्रास होपर को खा लेगा। या फिर रेबिट किसको दिखा? फॉक्स को दिखा, तो ये उसको खा लेगी। इसके अलावा कुछ मांसाहारी बर्ड्स हैं, वो इनको खा लेंगे। मांसाहारी बर्ड्स बर्ड्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट भी तो खाते हैं, तो इसका मतलब ये बर्ड्स इसको भी खा लेंगी। उसके अलावा रेबिट अगर हॉक को दिखा तो ये उसको खा लेगा। स्नेक को ये फ्रॉग वगैरह दिखे तो इनको भी भोजन के रूप में ले सकता है। तो इस प्रकार से स्नेक है, ग्रास होपर को भी खा लेगा, ग्रास होपर को बर्ड्स भी खा लेंगे। तो ये क्या हो गया? एक जाल बन गया। ये एक कॉम्प्लेक्स जाल बन गया जिसके अंदर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये फूड है वो किसका स्पेसिफिक है। यानी कि आप स्पेसिफिसिटी है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि स्पेसिफिकली उसी भोजन को खा रहा है। तो इसका मतलब फूड चेन है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करती, लीनियर फॉर्म में फूड चेन कभी भी काम नहीं करती। वो एक क्या करती हैं? एक कॉम्प्लेक्स जाल बना देती हैं, जिसको जो मिला वो खाया। तो इसका मतलब वो क्या है? फूड चेन नहीं होती, उसको क्या बोल देंगे? फूड वेब। तो इस प्रकार से फूड वेब काम करती है। और ज़्यादा नेचर के अंदर फूड वेब ही काम करती है। जो सिर्फ और सिर्फ फूड चेन पर डिपेंड रहेगा वो नेचर के अंदर एक्सटिंक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जिस स्पेसिफिक भोजन को खा रहा हो सकता है कि उसकी कमी आ जाए नेचर में। यानी कि वो जिस स्पेसिफिक भोजन को खा रहा है उसकी कमी आ जाए, और उसकी कमी आ जाएगी तो इसका मतलब उसकी डेथ है वो निश्चित है, क्योंकि इसके अलावा और चीज़ें खा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं बनना चाहिए कभी भी। क्या बनना चाहिए? जो मिला वही खा लिया, जो मिला वही खा लिया, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। अब देखिए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक अच्छी बात देखते हैं। फंक्शन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या? तो अपन देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर करने का काम है। अपन ये इतने ज़्यादा फूड, इतने ज़्यादा जतन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए फूड चेन, फूड वेव, ये सब कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र का रूल क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी ही जाती है। इसको क्या बोलते हैं? 10 रूल। इसको ऊपर क्या बोलेंगे? 10 रूल बोलते हैं। यानी कि सन से कोई एनर्जी आई और वो कहाँ पर पहुंची? प्लांट्स के पास या प्रोड्यूसर्स के पास। प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स। तो इसका मतलब वो 100% एनर्जी आई थी और प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया। उसके बाद में प्लांट्स ने किसको खाया? या प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ने इनको खाया, तो इसके पास में एनर्जी कितनी पहुंचेगी? और हर्बीवोरस को मान लो कि इन्होंने खा लिया है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स ने। कार्निवोरस एनिमल्स ने खा लिया है हर्बीवोरस को, तो यहाँ पर 10% पहुंची है। और इस 10% का यहाँ कितना पहुंचेगा? 1%। और यहाँ अगर इन कार्निवोरस को कोई खा रहा है तो 0.01%। इस प्रकार से एनर्जी जब टॉप कार्निवोरस या टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आप जाते हो
तो ट्रोफिक लेवल पे मिनिमम एनर्जी पहुंच पाती है। ट्रोफिक लेवल पे क्या पहुंच पाती है? मिनिमम लेवल तक एनर्जी पहुंच पाती है। उसके बाद में ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। दूसरा फंक्शन अपन क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन बात किसके बारे में करेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में एल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एल्टन, उन्होंने बताया पिरामिड्स के बारे में। चार्ल्स एल्टन ने बताया, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्टोनियम पिरामिड भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एल्टोनियम पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के ट्रोफिक लेवल को उनके एनर्जी के बेस पर, उनके बायोमास के बेस पर या उनके नंबर के बेस के ऊपर अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके ट्रोफिक लेवल में, ट्रोफिक लेवल के अंदर उनके एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर या फिर उनके बायोमास के बेसिस पर या फिर उनके नंबर के बेसिस पर अरेंजमेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाम लिखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the graphical representation of in which different different trophic level different trophic levels of an ecosystem are arranged in relation to each other, in relation to each other, यानी एक दूसरे के अंदर रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड हो सकता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास या फिर एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, वो नेचर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि पिरामिड नंबर के पिरामिड को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बायोमास के पिरामिड्स को कैसे अरेंजमेंट करेंगे और एनर्जी के पिरामिड्स को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।